नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया में कुछ ऐसे क्रिएचर्स से हमला कर दें जो कि अगले एक ही महीने में दुनिया की 95% आबादी का सफाया कर दें। और साथ ही इन क्रिएचर्स की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बनाने के लिए पृथ्वी पर आए होते हैं। ये पृथ्वी पर रहने वाले किसी और जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आखिर ये क्रिएचर कौन है, इन्हें किसने भेजा है और ये कहां से आए हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि जमीन के नीचे मौजूद जो सिंक होल है, उनसे कुछ अनजान क्रिएचर्स बाहर आकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और उन पर किसी भी तरह के हथियारों के हमले नाकाम हैं। वो उनसे मर नहीं रहे हैं, लेकिन ऊंची जगहों पर इन क्रिएचर्स से बचा जा सकता है। यानी कि 9000 फीट से ऊंची जगहों पर ये हमले नहीं हो रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी जाती है। और अब इसके 3 साल बाद, जहां पर हम कोलोराडो के रॉकी माउंटेन को देखते हैं, यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हंटर को कुछ आहट सुनाई देती है। वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। ये लड़का समझ गया था कि वो भयानक क्रिएचर इसके पीछे आ रहा है, और यहाँ पर हमें उस क्रिएचर की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। और इससे पहले वो क्रिएचर हंटर को मारता, हंटर एक व्हाइट लाइन के अंदर आ जाता है, जहां पर वो क्रिएचर उस पर हमला नहीं करता। हंटर की जान बच जाती है और ये सफेद लाइन ये बताती है कि आप 8000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। इसके बाद हमें 8460 फीट ऊपर बसे लॉस्ट गच रिफ्यूजी एरिया को दिखाया जाता है, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 193। यहाँ पर हम हंटर के फादर बिल को देख पाते हैं, और वो अपने बेटे की गई आज की इस गलती के लिए उसे समझाता है। वो उसे समझाता है कि बेटा, तुम्हें 8000 फीट वाली लाइफलाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हंटर अपने फादर से कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि कहीं आसपास कोई और इंसान तो नहीं है। लेकिन बिल उससे कहता है कि ऐसी सिचुएशन तुम्हारे लंग्स को सीज कर सकती है, जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। दरअसल हंटर के फेफड़ों में कुछ दिक्कत है, इसलिए उसे हर रात ऑक्सीजन पर रखा जाता है। और बिल अपनी वाइफ की तरह अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। अगले सीन में हमें बिल और कैटी को दिखाया जाता है, जो कि बिल की वाइफ, जिसका नाम तारा था, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर कैटी हंटर आज लाइन क्रॉस करके रोड देखने के लिए गया था, और ये वही जगह थी जहाँ हंटर ने आखिरी बार अपनी मॉम को देखा था, को समझाती है। वो कहती है, देखो हंटर इस पूरे इलाके में एक अकेला बच्चा है। तुम उसे कितनी भी समझाने की कोशिश करो, वो बाहर जाएगा ही, क्योंकि ये पहाड़ उसके लिए किसी जेल की तरह है। लेकिन बिल उससे कहता है कि हम हमले के 3 साल बाद भी जिंदा हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और हंटर को भी ये समझना होगा। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर नीना को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गन से एक शील्ड पर फायर कर रही होती है, जिस पर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दरअसल ये शील्ड उन्हीं क्रिएचर्स में से एक की खाल का टुकड़ा था। लेकिन ये नीना के हाथ कैसे लगा, इस बारे में हम आगे जाएंगे। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन फिर जल्दी से बिल आकर वो फिल्टर बदल हंटर की जान बचा लेता है। अब ये सब देखकर बिल काफी टेंशन में आ गया था, इसलिए वो मैप खोलकर वॉल्डर की जगह देखता है, और बिल वहां जाने के बारे में सोच रहा था। अगले दिन जब हंटर का बर्थडे था, तब बिल उससे बताता है कि क्योंकि तुम्हारे सारे फिल्टर्स खराब हो रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन हंटर अपने फादर को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऐसे ही उसकी माँ भी गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन बिल उससे प्रॉमिस करता है कि बेटा, मैं जरूर वापस लौटूंगा। उसी रात बिल नीना के पास जाता है और उससे हंटर के बारे में बात करता है। उसमें बताता है जिस वजह से वो कल के लिए निकलने वाला है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन नीना उसे समझती है। वो कहती है कि ये नामुमकिन है, तुम उन क्रिएचर्स का सामना नहीं कर सकते, तुम जल्द ही मारे जाओगे। जिस पर नीना उसे कहती है
कि मैं सारे मैप्स और रास्तों को जानती हूँ और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि तुम्हें हमेशा 8000 फीट की ऊंचाई पर रख सके। और 8000 फीट से थोड़ा नीचे जाने पर तुम जैसे ही अपनी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे, वो तुम्हें तुरंत ही ढूंढ लेंगे और मार देंगे, क्योंकि वॉल्डर तक पहुंचने के लिए इसे 2 दिन का समय लगने वाला था। अब यहाँ पर बिल नीना से कहता है कि तुम ही एक ऐसी सर्वाइवर थी जिसने उनसे लड़ी थी और जिंदा भी बची थी, और ये सालों से उन पर रिसर्च भी कर रही है। इसे उनसे लड़ने की स्ट्रैटेजी अच्छे से पता है और वॉल्डर में नीना की लैब भी है। क्या पता नीना को वहां पर इनको मारने का कोई तरीका मिल जाए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि नीना एक रिसर्चर है और बिल की वाइफ तारा भी नीना के साथ ही थी जब उसकी जान गई थी। अब यहाँ पर बिल उसे कोलवे माइंस के रास्ते से चलने के लिए बोलता है, जो कि पहाड़ों के बीच से बना हुआ है। लेकिन नीना उसे समझती है कि ये रास्ता एक ट्रैप है और अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे। लेकिन वो नीना से कहता है कि मुझे उन रास्तों के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि मैंने वहां पर काम किया है। लेकिन नीना को उसका ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर वो वहां तक पहुंच भी गया तो वो एरिया इस ऊंचाई से 2000 फीट नीचे है, जहां पर वो क्रिएचर्स आसानी से बिल को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन बिल अपना इरादा नहीं बदलता, वो यहाँ से चला जाता है और वही हमें नीना को एक ट्रैकर पर काम करते हुए दिखाया जाता है। खैर, अब अगले दिन बिल का साथ देने के लिए उसकी दोस्त कैटी भी आ जाती है और बिल के मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैटी उसे समझती है कि बिल देखो, हमें एक न एक दिन इनका सामना तो करना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों नहीं। इसलिए ये अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में नीना भी मिलती है। वो उनसे पूछती है कि तुम उनका सामना कैसे करोगे, क्योंकि गोलियों का असर उन पर नहीं होता और शायद हम वहां पर मरने वाले हैं। और हमसे उसका मतलब था कि वो भी बिल के साथ इस मिशन पर आ रही थी। यहाँ वो लोग इसके एरिया का इस्तेमाल करके उन क्रिएचर्स के मोस्ट हंटेड एरिया को पार करने का एक प्लान बनाते हैं। रास्ते में नीना इन्हें अपने उस ट्रैकर के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये उन क्रिएचर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि इस प्लैनेट अर्थ पर किसी भी एनिमल से सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उनके फीचर को रीपर्स कहा जाता है। अब ये लोग एल्वा फायर रोड के नीचे पहुंच जाते हैं, यानी अब इनका सफर 8000 फीट से नीचे का शुरू होगा। अब रास्ते में आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारे घोड़ों का एक झुंड दिखाई देता है, जिससे ये बात समझ आ जाती है कि ये रीपर्स, ये फीचर सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बना रहे थे। अब जल्द ही ये लोग इसकी एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई थी 7610 फीट। यहाँ पर बिल बताता है कि ऊंची वाली जो छोटी है वो 8000 फीट से ऊपर है और इसकी मदद से ये लंबा रास्ता आसानी से तय किया जा सकता है। लेकिन तभी नीना का ट्रैकर उन्हें सिग्नल देता है कि एक रीपर इनकी तरफ तेजी से आ रहा है। अब यहाँ से ये लोग लाइफलाइन की तरफ भागते हैं और कैटी उस रीपर पर कई हमले करती है और ये सारे हमले रीपर के गुस्से को और बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर ये लोग इसकी मदद से उस लाइन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इसकी को डिसेबल कर देता है। लेकिन किस तरह से ये सभी लोग उस क्रिएचर से बचते हुए उस 8000 फीट की लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं और रीपर उस लाइन के अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा रहता है। अब यहाँ पर एक रिसोर्ट था जिसमें ये लोग अपनी रात बिताते हैं और यहाँ पर नीना बताती है कि अपनी 3 सालों की रिसर्च से मुझे ये तो समझ आ गया है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर खाने के लिए मारते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ हमारा शिकार करते हैं। इन्हें शिकार करने में मजा आता है। ये रीपर्स अचानक से जमीन से बाहर आए और 1 महीने में 95% आबादी खत्म कर दी, वो भी बिना रुके। ये लोगों को मारकर खाते नहीं हैं, कुछ तो जरूर ऐसा है जो इन्हें चार्ज करता है और पावर दे रहा है। अब ये लोग अगली सुबह कोलवे माइन तक पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8098 फीट। यहाँ पर बिल में बताता है कि ये माइन लेवल 9 है और हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 तक जाना है, जहां से हम और ऊंचाई से एक दूसरी साइट पर निकलेंगे। वहां से वॉल्डर 12 माइन, यानी कि वहां से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नीना बिल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये लाइन 8000 फीट से कम नहीं होगी।
क्योंकि माइंस की जो टनल है वो सीधी नहीं होती और ना ही एक हाइट पर होती है, और ऐसा हो सकता है कि हम सेफ लाइन से नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर हाँ, ये माइन 231 फीट नीचे है सेफ लाइन से। लेकिन नीना सही सोच रही थी, क्योंकि वो रीपर्स आए थे। इस जमीन के नीचे से वो किसी भी अंडरग्राउंड जगह पर हो सकते हैं। वो अंधेरे में देख सकते हैं और माइन के अंदर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी आसानी से कैच कर लेंगे। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंदर जाने पर ही नीना आगे से टनल बंद मिलती है। अब इसीलिए ये लोग लेवल 7 से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो सेफ लाइन से 914 मीटर नीचे था। लेकिन नीना बिल से कहती है कि ये तो खुदकुशी हुई, इसलिए बिल उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और अकेला ही ये मिशन पूरा करने के लिए कहता है। लेकिन बाद में ये दोनों भी उसके साथ जाकर ये पूरा मिशन करने के बारे में ठानते हैं। और लेवल 7 माइंड से नीचे जाने पर इन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग रीपर्स की नजर में आ चुके हैं। अब जैसे ही ये लोग अपनी लाइट्स बंद करते हैं, उन्हें रीपर्स की आवाज आती है। अब इसलिए वो उनसे बचकर भागने लगते हैं और माइन के एक छोटे होल में जाकर अपनी जान बचाते हैं। ये यहाँ पर अपनी सांसें रोक लेते हैं, लेकिन रीपर अपनी पूंछ में मौजूद सेंसर से इनकी सांसों को सेंस करने की कोशिश करता है। तभी कैटी को दूसरी तरफ से एक लाइट दिखाई देती है और ये उस रीपर को फ्लेयर की रोशनी से डिस्ट्रैक्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी साइड भी एक रीपर खड़ा था जो कि कैटी की जान ले लेता है, उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। अब इस वजह से नीना और बिल को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो इस माइंड से बाहर निकल जाते हैं। अब कैटी का इन्हें दुख तो होता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात में एक टूटे हुए घर में रुकते हैं। यहाँ पर इन्हें कार भी मिलती है जो कि अच्छी कंडीशन में थी। अब डिनर के वक्त नीना बताती है कि लैब में पैराक्लस नाम का एक केमिकल है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्यूबिक वर्जन है और मुझे वो चाहिए, क्योंकि नीना का ऐसा मानना था कि हम उन रीपर्स की स्किन को इसलिए भेद नहीं सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं। उनकी बॉडी में किसी तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म है और अगर बुलेट पर पैराक्लस की कोटिंग लगाकर उन पर फायर किया जाए तो ये 1 मिलियन वोल्ट का रिएक्शन करेगा, जिससे एक अनकंट्रोलेबल इंटरनल कन्वर्जन होगा जिससे वो रीपर्स मारे जाएंगे। लेकिन बिल को नीना की ये रिसर्च काफी बेवकूफी वाली लग रही थी। वो लोग उस कार की मदद से वॉल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर 5वें फ्लोर पर फिल्टर मिल जाते हैं। लेकिन तभी एक रीपर इन पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से ये उससे अपनी जान बचाते हैं। ये लोग यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में फायर करके उस रीपर को कुछ देर के लिए धीमा कर देते हैं। अब मौका मिलते ही ये लोग यहाँ से भागकर सीधे जहां पर नीना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेप को तैयार करने लगती है। यहाँ पर बिल को नीना के परिवार की फोटो मिलती है। अब नीना बिल को बताती है कि मेरी टीम कोबाल्ट नाम के एक केमिकल से बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लो को 3 गुना तक बढ़ाने पर रिसर्च कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर रीपर्स का हमला हुआ और मेरा पूरा परिवार उसमें मारा गया। साथ ही यहाँ पर नीना ये भी बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ तारा को कभी भी अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से ही मेरे साथ आना चाहती थी। बिल बोलता है कि जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। खैर, अब नीना को यहाँ पर एक बार और नाकामयाबी हाथ लगती है जब उस लेप को तैयार करने के बाद उस गोली को रीपर की उस शील्ड पर मारती है। वो शील्ड अभी भी ठीक था। अब नीना बिल को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अब यहाँ पर रीपर को मारने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करने थे, जिसमें या तो नीना रीपर को मारेगी या खुद मर जाएगी। अब बिल अपने बेटे हंटर की वजह से नीना की बात मानकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर फट जाता है और वो पलट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक रीपर भी नीना के करीब आने लगता है। तभी नीना को याद आता है कि अभी तक उसने कोबाल्ट का यूज नहीं किया है, क्योंकि कोबाल्ट बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना तक बढ़ा सकता है, तो ये जरूर कन्वर्जन में भी काम करेगा। अब इसीलिए नीना जल्दी से कोबाल्ट का लेप अपनी बुलेट पर लगाती है और जैसे ही रीपर नीना पर हमला करने के लिए आता है, वो उस पर फायर कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ हमें बिल को दिखाया जाता है, जो कि उस गाड़ी से उठकर ऊंचाई की तरफ से भाग रहा था और छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीपर ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर बिल उन पर कई गोली चलाता है और आखिर में हार मानने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये गोली आकर रीपर को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी रीपर में एक जोरदार धमाका होता है और वो फट जाता है। और ये गोली नीना ने चलाई थी, यानी कि नीना ने इन्हें मारने का तरीका खोज लिया था कोबाल्ट की मदद से। अब यहाँ पर मौजूद जितने भी रीपर्स थे, नीना एक एक करके उन सभी को मारने लगती है। और यहाँ पर इन रीपर्स के टुकड़े देखकर नीना और बिल समझ जाते हैं कि ये रीपर्स कोई असली क्रिएचर्स नहीं थे, बल्कि ये मशीनें थीं जो कि ना खाती थीं, ना सांस लेती थीं और ना सोती थीं। इनका टारगेट सिर्फ इंसानों को ही खत्म करना था। वो 8000 फीट से ऊपर नहीं जा पाते थे, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा ही बनाया गया था। लेकिन आखिर में किसने बनाया? इसके जवाब में वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि बचे हुए सभी लोगों को पता लग चुका है कि इन रीपर्स को कैसे मारना है। इसलिए वो ग्रुप्स में निकल पड़ते हैं इन रीपर्स का शिकार करने के लिए। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आखिर में हम उनके रीपर्स को सिर्फ मरता हुआ देखते हैं। दोस्तों, अब इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। इसमें हमें नहीं बताया गया कि ये क्रिएचर्स किसने भेजे हैं, क्योंकि इन रीपर्स की सच्चाई हमें इस फिल्म में नहीं बताई गई है, जिसका पता लगेगा हमें इस फिल्म के अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।